सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं रेशमा कश्यप। मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना से किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है और परियोजना के अच्छे से काम करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमीरपुर जिला में मध्य हिमालयन जलागम परियोजना के तहत 15 नई स्कीमों को शामिल किया गया है, जिस पर 6.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सुजानपुर के पटलांदर पंचायत में मध्य हिमालयन प्रोजेक्ट के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा प्रबंधन बोर्ड उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जिला हमीरपुर में सुजानपुर के पटलांदर पंचायत में मध्य हिमालयन प्रोजेक्ट के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राजेंद्र राणा ने कहा कि मध्य हिमालयन योजना के तहत लोगों को काफी लाभ मिल रहा है और योजना के तहत सिंचाई कार्य को अच्छी तरह से किया जा सकता है। इस योजना के तहत सब्जी उत्पादन और फसल उत्पादन से लोग अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर सकते हैं। उन्होंने मध्य हिमालयन प्रोजेक्ट के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वो लोगों को योजना के बारे में समय समय पर जागरूक करते रहें ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें। हिमालयन और इरिगेशन के लिए तैयार की गई है। सिंचाई की जो योजना है ऐसी छोटी है, योजनाओं के लिए जो बिजली विभाग है उसमें जो कनेक्शन होता है उसका खर्चा जो है गांव वालों को देना पड़ता है। ये बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से, पावर डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है, पहली बार हुआ है। अन्यथा और भी स्कीमें हैं, वहां के लिए भी जो साहब चर्चा कर रहे थे तो मैंने डीसी साहब को बोला है उसमें जो जन सहयोग में किया जा सकता है, वरना इतना धन जो है वो कई बार गांव वालों को भी इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। परंतु कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा करना चाहिए क्योंकि ये सब आपके लिए है। मुझे लगता है कि इस स्कीम के आने से जहां आपकी सब्जियां आप उगाएंगे, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से, हमारा जो ज्योग्राफिकली क्षेत्र है इसमें हम लोग बारिश पे डिपेंड करते हैं और बारिश नहीं होती है तो वो खेती बाड़ी या जो भी सब्जियां लगाते हैं सूख जाती हैं। काबिले गौर है कि मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना के द्वारा इससे पहले भी जिला हमीरपुर में कई जगहों पर विकास कार्य किए गए हैं और कई दर्जन गांवों में सिंचाई योजना को बनाकर किसानों को लाभ पहुंचाया गया है। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर जिला में 1 महीने के भीतर ही मोटरसाइकिल के टायर से दुपट्टा फंसने से मौत होने के 2 मामले सामने आए हैं, जिससे यहाँ के लोग सहमे हुए हैं। पहला मामला हमीरपुर के रंगस के पास करीब 20 दिन पहले हुआ था और अब मंगलवार को लदरौर के पास भी एक ऐसा हादसा पेश आया जहां 24 वर्षीय युवती के गले का दुपट्टा टायर में फंसने से उसकी मौत हो गई। हमीरपुर के रंगस के समीप करीब 20 दिन पहले एक हादसा हुआ था, जिसमें बाइक पर बैठकर जा रही एक नवविवाहित युवती के गले का दुपट्टा बाइक के टायर में फंसने से नीचे गिरकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अब मंगलवार को भी एक ऐसा ही मामला लदरौर के पास हुआ, जिसमें 24 वर्षीय एक युवती बाइक सवार से लिफ्ट लेकर हमीरपुर की ओर आ रही थी, लेकिन रास्ते में गले का दुपट्टा टायर में फंसने से उसकी मौत हो गई। हालांकि घायल अवस्था में युवती को हमीरपुर के जोनल अस्पताल में लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस तरह मोटरसाइकिल के टायर में दुपट्टा फंसने से 1 महीने के भीतर 2 युवतियों की मौत होने से लोगों में भी चर्चा की जा रही है। युवती को लिफ्ट देने वाले बाइक सवार सुनील ने बताया कि लदरौर से आते समय युवती ने लिफ्ट मांगी थी और रास्ते में दुपट्टा बाइक के टायर में फंसने से वो नीचे गिर गई और वो उसे अस्पताल लेकर आया, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। और मतलब गए थे मेरे साथ ना, बाइक के पीछे बैठ गए और चुन्नी फंसी उनकी बाइक में, तो हो गया उनका एक्सीडेंट हो गया, गिर गए वो बाइक से। और मैंने उनको फिर हॉस्पिटल ले गया था मैं, और फिर उन्होंने यहाँ भेज दिया हमीरपुर में। गौरतलब है कि मृतका युवती अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गई हैं। वहीं पुलिस ने भी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। आगामी 2 नवंबर से 4 नवंबर तक एनएसयूआई प्रदेश स्तर का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बिलासपुर जिले के किसान भवन में होगा। शिविर के आयोजन का उद्देश्य एनएसयूआई से जुड़े नए पदाधिकारियों को एनएसयूआई की गतिविधियों से अवगत करवाना है और प्रदेश स्तर पर एनएसयूआई की हर इकाई को मजबूती प्रदान करना है। इस बात की जानकारी हिमाचल एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष रिम्पल चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। आगामी 2 नवंबर से 4 नवंबर तक एनएसयूआई प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेगा। इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बिलासपुर जिले के किसान भवन में किया जाएगा।
ये जानकारी एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रिम्पल चौधरी ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। रिम्पल ने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर के आयोजन का उद्देश्य एनएसयूआई से जुड़े नए पदाधिकारियों को एनएसयूआई की गतिविधियों से अवगत करवाना है और प्रदेश स्तर पर एनएसयूआई की हर इकाई को मजबूती प्रदान करना है। पहली 2, 3 और 4 नवंबर को यहाँ पे जो एनएसयूआई ट्रेनिंग कैंप जो है उसको शुरू करना है। इस कैंप में यही बताया जाएगा, दिल्ली से कुछ प्रशिक्षु आएंगे जो ये हमें लीडरशिप के बारे में बताएंगे कि कैसे एनएसयूआई में आपने काम करना है, एनएसयूआई में लोगों को आपने कैसे जोड़ना है और एनएसयूआई का जो स्तर है उसे कैसे आगे बढ़ाना है। जो लड़के एनएसयूआई के साथ जुड़े हैं उन्हें ये पता है कि हम एनएसयूआई के बारे में जुड़े हैं। इस ट्रेनिंग कैंप का ये मतलब है कि उन्हें इस ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से ये बताया जाएगा कि एनएसयूआई क्या है और इसे कैसे आगे अपने लोगों के बीच में पहुँचाना है और छात्रों को कैसे आगे जोड़ना है। वहीं यूथ कांग्रेस हमीरपुर इकाई के उपाध्यक्ष विवेक कुमार ने कहा कि बिलासपुर में एनएसयूआई प्रदेश स्तर का पहला प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने जा रहा है। ये बिलासपुर में कार्य कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर के माध्यम से राजनीतिक विकास ही नहीं बल्कि उनके मनोबल में भी वृद्धि होगी, जिससे प्रदेश स्तर पर एनएसयूआई की हर इकाई मजबूत बनेगी। बिलासपुर जैसे छोटे जिला में इतनी बड़ी जो है वो गतिविधि, स्टेट का जो प्रशिक्षण शिविर जो हमें दिया गया है, मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए और एनएसयूआई के सभी छात्रों के लिए जो है वो एक हर्ष की बात है और गौरव की बात है कि बिलासपुर को जो है इसे होस्ट करने का जो है मौका मिला है पहली बार। इसमें जहां तक जो है वो राजनीतिक लाभ के अलावा जो है एक मॉरल जो बूस्टअप जो छात्रों का और एनएसयूआई के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं समझता हूँ कि इससे एक नई जान जो है वो एक नए रक्त का संचार जो है बिलासपुर की इकाई का के साथ साथ पूरे हिमाचल प्रदेश की एनएसयूआई की जो इकाई है उसके अंदर एक नए रक्त का संचार जो है होने जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय द्वारा फीस वृद्धि के मामले पर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रिम्पल ने कहा कि फीस वृद्धि का निर्णय विश्वविद्यालय के हाथ में है और एसएफआई और एबीवीपी के पास किसी तरह का मुद्दा न होने के कारण वे प्रदेश सरकार को जबरदस्ती फीस वृद्धि मामले में घसीट रही है। कांग्रेस अहिंसावादी पार्टी है तो एनएसयूआई भी एक अहिंसावादी पार्टी है और हम जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है हमने विरोध भी किया विश्वविद्यालय प्रशासन का। इसमें जो है हमारे प्रदेश की जो सरकार है, कांग्रेस की जो इसमें गवर्नमेंट है, उसको इसमें बीच में घसीटा जा रहा है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन है जो वो एक अपने उसमें कोई भी डिसीजन लेने में कोई भी डिसीजन ले सकता है, उसे किसी का प्रेशर नहीं है या कोई सरकार का प्रेशर है, वो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए एसएफआई एबीवीपी जो है वो उनके पास कोई भी मुद्दा आज की डेट में नहीं बचा है, तो वो फीस वृद्धि को जो है ज़्यादा मुद्दा बना रहे हैं। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। नूरपुर के सिविल अस्पताल में मंगलवार को एक गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। महिला के परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने मृतक के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। नूरपुर के सिविल अस्पताल में गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। महिला के परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ज्वाली के नजदीक गांव हरसर की महिला रितु देवी को उनके पति डिलीवरी के लिए नूरपुर के सिविल अस्पताल लेकर आए थे। मृतका के पति प्रवीण कुमार ने बताया कि डॉक्टरों ने डिलीवरी नॉर्मल होने की बात की थी और डॉक्टरों के कहने पर वे निश्चिंत हो गए, लेकिन बाद में लेबर रूम में डिलीवरी के दौरान रितु की मौत हो गई। प्रवीण का कहना है कि जब उनकी पत्नी लेबर रूम में पीड़ा से तड़प रही थी और कराह रही थी तो उन्होंने तैनात स्टाफ से कहा कि उसे देखें, लेकिन सारा स्टाफ उनका मजाक उड़ाने लगा। मृतका के पति ने आरोप लगाया कि स्टाफ की लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की मौत हुई है। 3:30 बजे पेन शुरू हुई थी। स्टाफ को बोला, मैंने जाके कंटिन्यू बोलने जा रहा था कि एक बार चेक करो, दर्द हो रही है। मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि इसको अपनी घरवाली की बड़ी फिक्र है, एक भी आकर चेक करने नहीं आया वहाँ पे। लास्ट में जहाँ दर्द हुई पकड़ के लेके आया मैं, वो भी क्लास 4 की जो होती है जो सफाई करने वाली, उसको लेकर आया मैं। उसने जाके देखा, स्टाफ तो था ही नहीं यहाँ पे। तब कई देर बाद स्टाफ आया और वो 4 बजे की जो ड्यूटी है, पता नहीं कौन है नर्स, हंस रही थी वो मेरे पे जब जा रही थी, उसकी छुट्टी हुई, हंस रही थी कि इसकी पहली बार जो इसकी वाइफ की डिलीवरी हो रही है, औरों की होती नहीं। एक बार देखना तो चाहिए था स्टाफ को आके कि हो क्या रहा है वहाँ पे। एक भी बंदा नहीं आया यहाँ पे।
डॉक्टर बोलता है नॉर्मल डिलीवरी होगी है। इन्होंने हमें अगर बताया होता हम आगे पीछे चले जाते। कल का दिन पूरा रखो, रात रखो, रात में इन्हें चेकिंग किया और दोपहर अभी 12 बजे तक इन्होंने हमें इंजेक्शन दिया, ठीक है। बच्चा अंदर ही गिरो के मर गया और उसके आधे घंटे बाद इन्होंने ऑक्सीजन वगैरह लगाई, बोली नहीं नॉर्मल है अभी ठीक हो जाएगा। और उसके जो लड़की थी उसकी डिलीवरी, उसके मुंह से जुगुड़ आ गया, उल्टी आई, वो तो उसको पॉइजन आया है। हमारे को बोलते हैं अभी ठीक हो जाएगा, अभी बाहर चलो। डॉक्टर भी लड़के क्योंकि भी ये लापरवाही है इसमें। मृतक के ससुर ने कहा कि यदि किसी प्रकार की कोई समस्या थी तो डॉक्टरों द्वारा उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था ताकि उसे कहीं और ले जाते। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद नहीं है तो क्यों मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। इंजेक्शन दिते है उसको बाद उसकी तबीयत खराब हुई और उसके मुख चो झगूड़ आया और उसको बाद वो दम तोड़ गई, मेरा सब कुछ लुट गया। आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी लापरवाही? लापरवाही तो है स्टाफ की है। मैं तो सुबह से लेकर रात जुड़ा गया तो रेफर कर दो जाके भेज दो। मैं तो गलती कर दी कि जहाँ पहुँच गया मैं ये सोच के कि डॉक्टर अच्छा है, स्टाफ अच्छा है। इतने केसेस जहाँ होते हैं मैं भी चला गया, आज सोचता हूँ। वहीं इस बारे में डॉक्टर अमोघ का कहना है कि मृतका की मौत डिलीवरी में परेशानी के कारण नहीं हुई है। डिलीवरी नॉर्मल होने वाली थी लेकिन डिलीवरी के दौरान मृतका को खांसी आ गई जिससे गले में ब्लॉकेज हो गई और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। ये पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी के लिए था, अच्छा प्रोग्रेस हो रहा था, लेकिन इसको अचानक उल्टी आई ना, क्योंकि डिलीवरी जब होती है तो उल्टियाँ आ सकती है पेशेंट को, है ना। मुझे बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो उल्टियाँ आती है स्वाभाविक रूप से। तो मरीज के गले में ना खाने का कण फंस गया और सडन डेथ हो गया। हम लोगों ने भरसक पूरी कोशिश करी, एनेस्थेटिस्ट थे, मेडिकल स्पेशलिस्ट थे, मैं खुद ही दौड़ के आया और इसको उसी टाइम इंस्टेंटेनियसली बचाने की कोशिश करी, लेकिन हम लोग फेल हो गए, इसे बचा नहीं पाए इसको। डिलीवरी के रिलेटेड डेथ नहीं है ये, उसकी डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसको। डिलीवरी तो अभी देरी था होने में, अभी आधा दूरी तय हुआ था डिलीवरी का रास्ता तो, लेकिन ये गले में खाने का कण फंसने के कारण हो गया इसका सडन डेथ। इसका चोकिंग बोलते हैं ना, चोक कर गया। वहीं इस बारे में अतिरिक्त थाना प्रभारी तिलकराज ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मौत के कारणों का पता चलने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसकी छानबीन करेंगे हम ना और पोस्टमार्टम कराएंगे, जैसे भी होगा कार्रवाई करेंगे। कौन से सेक्शन? नहीं वो तो बाद में बताएंगे ना, पहले पोस्टमार्टम होगा कैसे मौत हुई है इसकी। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से कैमरामैन सचिन के साथ अजय गुलेरी की रिपोर्ट। कंडाघाट स्थित चायल में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल द्वारा बुधवार को वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सोलन जिले के मिलिट्री स्कूल के परिसर के विस्तार के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाएगी, बशर्ते चायल क्रिकेट मैदान राज्य सरकार के पास ही रहेगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार सोलन जिले के मिलिट्री स्कूल चायल के परिसर के विस्तार के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाएगी, बशर्ते चायल क्रिकेट मैदान राज्य सरकार के पास रहेगा। मुख्यमंत्री चायल स्थित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। आरएमएस के 79वें वार्षिक समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मौजूदा प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सक्षमता का बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी सोच और संवाद निपुणता को मजबूत करने में अपने लक्ष्य को सामने रखकर अध्ययन करना चाहिए, जिससे स्कूल के सभागार में उत्कृष्ट विद्यार्थी के रूप में उनका नाम अंकित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल ने समय के अनुरूप परंपरा को कायम रखते हुए समकालीन अध्यापन व्यवसाय में नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। उन्होंने कहा कि स्कूल ने अद्यतन तकनीक जैसे सभी क्लासरूम का स्वचालन और भाषा प्रयोगशाला को अपनाकर अध्यापन और अभ्यास प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित बनाया है। इसके अलावा स्कूल में विद्यार्थियों को मानसिक, भावनात्मक और नैतिक तौर पर विकसित करने के लिए कड़ा अनुशासन अपनाना स्कूल की श्रेष्ठ परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि ये स्कूल देश के बेहतरीन बोर्डिंग स्कूलों में से एक है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल का गौरवमयी इतिहास रहा है और उच्च परंपरा के चलते यहां से सशस्त्र सेनाओं और अन्य क्षेत्रों में बहुत से विद्यार्थियों ने उच्च पदों को हासिल किया है। It is indeed a great pleasure for me to be present here this morning to attend the annual function of this prestigious institution. And to watch
the cultural program and the drama which was enacted here. I give my highest congratulations to the school, to the staff and students of the school, management of the school, which is in fact a very old institution. It shifted to child later on, but it started much earlier, and I feel it is now come to its final destination. I am aware of this land problem here. The school is situated on forest land belonging to the government of Himachal Pradesh, and there has been correspondence between the army and the state government for transfer of this land to the school, so that Government of India and Ministry of Defence can construct buildings and provide other facilities like drinking water, etc. to this institution. मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम एकांकी, हास्य नाटिका, सृजनात्मक योग्यता और सौंदर्य से परिपूर्ण मन को प्रसन्न करने वाली प्रस्तुतियां थी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों द्वारा इन प्रस्तुतियों के लिए किए गए कड़े परिश्रम सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों द्वारा वैज्ञानिक मॉडलों, लकड़ी की नक्काशी को दर्शाती हुई शिक्षा और ज्ञानप्रद प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। उन्होंने शैक्षणिक, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए। इससे पूर्व स्कूल के प्रधानाचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल विनीत ओहरी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और स्कूल की उपलब्धियों की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सोलन द्वारा बीपीएल एवं शिक्षित बेरोजगार महिलाओं के लिए 21 दिवसीय ड्रेस डिजाइनिंग पर आधारित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अनुभवी प्रशिक्षिका गुरप्यारी द्वारा युवतियों और महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए विभिन्न डिजाइनों के गुर सिखाए जा रहे हैं। यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सोलन द्वारा बीपीएल एवं शिक्षित बेरोजगार महिलाओं के लिए ड्रेस डिजाइनिंग पर आधारित 21 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में सोलन आसपास के विभिन्न ब्लॉक की लगभग 23 युवतियां, महिलाएं और एक पुरुष को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है। यूको आरसीटी के निदेशक बीएस चावला ने कहा कि इस वर्ष संस्थान द्वारा विभिन्न प्रकार के 21 प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से ये 8वां प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण बेरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित करना ही संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं को अलग अलग तरह की नवीनतम ड्रेस बनानी सिखाई जा रही है, जिसमें पटियाली सूट, फ्रॉक, कढ़ाई, पेंटिंग आदि करवाई जा रही है। यूको आरसीटी में विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कम स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के ऊपर अधिक जोर रहता है। इसके करने से लोग या युवक और युवतियां जो भी हैं, वे हमारा ये प्रयास रहता है कि वे अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अभी इस समय हमारा वुमेन ड्रेस डिजाइनिंग का बैच चल रहा है, जिसमें 22 युवतियां और 1 युवक भी भाग ले रहे हैं। उन्हें स्किल डेवलपमेंट की लेटेस्ट तरीके से जानकारी दी जा रही है। वर्ष भर में हमारे 21 प्रशिक्षण कार्यक्रम करने का लक्ष्य है, जिसमें 525 युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे कमलेश कुमार, मधु शर्मा और अनु ने बताया कि वे यूको आरसीटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इससे जहां एक और उन्हें हुनर प्राप्त होगा, वहीं आत्मनिर्भरता के रूप में स्वरोजगार चलाने में भी वे सक्षम होंगे। यहाँ पे हमको महिला ट्रेनिंग के बारे में पता चला तो हम यहाँ पे उसके लिए अप्लाई किए और हमारे को यहाँ पे बुलाया गया। अभी अब मैं जेंट्स काम करता हूँ, पहले अब लेडीज काम सीख रहा हूँ। फिर यहाँ पे हमने सूट कटिंग, अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग वगैरह के बारे में सीखा है और बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिले जो हमने पहले कभी नहीं सीखा था। मैं यहाँ इसके बाद मैं अपना दुकान करूँगा ही रोटी वाला में। वहाँ पे पहले मैं जेंट्स का काम करता है और साथ में लेडीज का भी करूँगा और चाहते हैं कि इन फ्यूचर अपना सेल्फ स्टैंड हो सके, मैं अपना बुटीक खोल सकूं और उसमें 2-4 और को भी अपने साथ काम पे रख सकूं, क्योंकि आज के टाइम महंगाई का टाइम है जिसमें एक ही से गुजारा नहीं हो पाता। घर के सभी मेंबर मिलके अगर कमाएं तो ही गुजारा हो पाता है। इसलिए मैं भी कमा के अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। अच्छा सिखाया जा रहा है, पैंट शर्ट हमें सीखने को मिली, फ्रॉक्स और सूट वगैरह और चीजें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे। इस दौरान शिविर में प्रतिभागियों को कौशल विकास के साथ साथ उद्यमिता विकास, क्षमता विकास, आत्मविश्वास बढ़ाने पर भी बल दिया गया, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। तहसील सुन्नी के बसंतपुर खंड की बाग पंचायत की प्रधान नर्मदा देवी को स्थानीय पंचायत के लोगों ने तुरंत निष्कासित करने की मांग की है। सरकारी धन के दुरुपयोग और गबन के आरोप से घिरी पंचायत प्रधान पर इन लोगों ने विजिलेंस की जांच को प्रभावित करने को भी आरोप लगाया है और जांच पूरी होने तक प्रधान पद से हटाने की मांग की है। उधर उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा ने इस मामले में कानून व नियम देखकर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। जिला शिमला की सुन्नी तहसील के मशोबरा खंड की दूरदराज ग्राम पंचायत बाग में स्थानीय लोगों में पंचायत प्रधान के खिलाफ रोष के स्वर मुखर होते जा रहे हैं। बाग पंचायत की प्रधान के खिलाफ विजिलेंस में 34 मामले चल रहे हैं, जिनमें से 10 में उनके खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं। वहीं 24 मामलों में जांच अभी भी चल रही है। बाग पंचायत के पूर्व उप प्रधान और स्थानीय लोगों ने सिटी चैनल के समक्ष पंचायत प्रधान के खिलाफ लगे आरोपों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं में हुए गबन की जांच चल रही है, उसमें अधिकतर लोग जांच में प्रधान पद रहते उसके खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, जिससे पूरी जांच प्रभावित हो रही है। उन्होंने जिला उपायुक्त से पंचायत प्रधान को पद से हटाने की पुरजोर मांग की है। ग्राम पंचायत बाग की प्रधान नर्मदा देवी 4 साल से वर्तमान प्रधान हैं और जितनी भी स्कीमें गवर्नमेंट से आई है वो पूरा पैसा गबन कर गई है। इसमें कोई शिकायत आपने की है, उसमें कोई जांच हुई है? क्या क्या मामले हैं हमने शिकायत भी की थी और जांच भी हुई है, डीसी को भी लिखा है और डीसी ने उस पर कोई एक्शन लिया अभी तक, ताकि उसकी स्टैंप जो है सील हो जाए। अभी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि भाई वो निष्कासित हो जाए, प्रधान से निष्कासित की जाए, ताकि हमारे जो काम हैं, जो हमारी इंक्वायरी है, अच्छी तरह से हो सके। श्रीमती नर्मदा देवी पिछले 4 वर्षों से ग्राम पंचायत बाग में प्रधान रह चुकी है और अभी भी है। उसने लगभग 34-35 स्कीमों में बहुत ही ज़्यादा लाखों रुपए का घोटाला किया हुआ है, जिसमें टैंक है, कोई सड़कें हैं, बहुत सारे विकास कार्यों में उसमें बहुत चल रहे थे और उसमें लाखों रुपए का काम किया हुआ है। हमने विजिलेंस से भी आग्रह किया कि वो हमारी इन बातों पर हमारी बातों का उन्होंने ध्यानपूर्वक अमल करके FIR दर्ज भी कोर्ट में करवा दी है। शायद वो कुछ ही दिनों में चालान पेश भी करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी मांग ये है DC महोदय जी से कि उनकी जो है वो मोहर बंद करके जितने भी विकास कार्य हुए हैं उसमें जितना भी गमन किया हुआ है, ताकि जो है वो मोहर बंद होने से जो है वो लोग खुल करके सामने आए और उससे कोई हिचकिचाहट ना रख सके। मैं चाहता हूं कि पिछले 4 साल से ग्राम पंचायत बाग की प्रधान श्रीमती नर्मदा देवी जो उसने विकास कार्य किए हैं, उसमें मेरा ख्याल है 70-80% भ्रष्टाचार है जो हमारे सामने आया है। हम आग्रह करते हैं कि इसकी जांच की जाए, निष्पक्ष जांच, और इसका जो
मोर है वो बंद की जाए ताकि लोग हमारे साथ जुड़े और जांच में सहयोग दें। उसमें किस तरह के उसने घोटाले किए हैं, जैसे कि मनरेगा में है या दूसरे जो काम है उसमें क्या हाजिरियों को लेकर किया है, किस तरह का किया है, काम ही नहीं किए? हाजिरियों को लेकर किया है, कोई गुरखे दर्शाए गए हैं उसमें काम है जो कुछ नहीं हुआ है। गाड़ियां दर्शाई गई है कि पत्थर की गाड़ियां लाई रेत की, जब उसमें कोई भी गाड़ी नहीं लाई गई है। हर तरह का भ्रष्टाचार किया है उसमें, फर्जी हाजिरी लगाई हुई है। हम चाहते हैं जितने भी इसमें इन्वॉल्व हो, जेई से लेकर और ये आपके सचिव से लेकर, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी पाया जाए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जिला उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा ने साफ किया कि इस मामले में नियम और कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। समय समय पे अनियमितताओं की कई कंप्लेंट्स आती हैं और उसकी सुचारू रूप से उसको इंक्वायरी होती है। बड़े सीनियर ऑफिसर BDO या SDM से इंक्वायरी होती है। बाग पंचायत का भी एक मामला पंचायत प्रधान के अगेंस्ट कंप्लेंट आई है, उसकी एक इंक्वायरी ऑलरेडी पहले की जा चुकी हुई है जिसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है। एक विजिलेंस विभाग, हिमाचल प्रदेश विजिलेंस विभाग द्वारा भी एक इंक्वायरी FIR दर्ज की गई है। उसकी इंक्वायरी जो है हमने ऑर्डर कर दिए गए हैं और ये 1 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट आएगी, क्योंकि इंक्वायरी ऑफिसर BDO कंसर्न BDO होंगे और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आई है। जहाँ तक प्रश्न सस्पेंशन वगैरह का है, जो भी कानूनी कार्रवाई है कानून के हिसाब से ही होगी और लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाएगा, परंतु कानून सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है और उस पर उचित और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी शिमला स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में 3 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 29 से 31 अक्टूबर तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में जिला शिमला के लगभग 300 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इस समारोह का शुभारंभ बुधवार को RKMV की प्रधानाचार्य प्रोफेसर मीरा वालिया ने किया। शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय में जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रोफेसर मीरा वालिया ने किया। ये प्रतियोगिता 29 से 31 अक्टूबर तक चलेगी। इस मौके पर सहायक निदेशक अजय शर्मा, साइंस पर्यवेक्षक ठाकुर सेन बिष्ट, महाविद्यालय के भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ब्रिजेश चौहान, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग के डॉक्टर पंकज तथा कई प्राध्यापक एवं TGT उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता में लगभग 300 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। प्रधानाचार्य प्रोफेसर मीरा वालिया ने कहा कि सादगी के साथ मेहनत करके उच्च शिक्षा आदर्श स्थापित करने होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 30-40 वर्षों में विज्ञान की वजह से हमारी दिनचर्या बदल चुकी है और भविष्य में वैज्ञानिक सोच ही हमें आगे ले जाएगी। बच्चों की चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस हो रही है, जिसमें शिमला डिस्ट्रिक्ट के 6ठी से 12वीं क्लास तक के बच्चे भाग ले रहे हैं। और क्योंकि RKMV एक मुख्य शिक्षा संस्थान है शिमला डिस्ट्रिक्ट का, तो हमारे यहाँ ये प्रतियोगिता करवाई जा रही है। इसमें शिमला ज़िले के करीब 250 बच्चे भाग ले रहे हैं और ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता है। इसमें लगभग 50 से 60 बच्चे सिलेक्ट होंगे और स्टेट लेवल फंक्शन के लिए इन्हें चुना जाएगा, जो कि मंडी में होगी नवंबर के शायद आखिरी माह में। और उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो जाएंगे नेशनल लेवल साइंस कांग्रेस के लिए, जो बेंगलोर में होनी निश्चित हुई है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हमारा साइंस कांग्रेस, और साथ ही हमारे जो कॉलेज को इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, इससे मुझे बहुत गर्व का अनुभव भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। सभी बच्चे जो यहाँ आए हैं उनको सब तो विजयी नहीं हो सकते, लेकिन सबको मैं अपनी बेस्ट विशेस देती हूँ। इस मौके पर जिला विज्ञान पर्यवेक्षक TS बिष्ट ने कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी और बच्चों से ईमानदारी से प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया। इस चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का जो हमारा मुख्य मकसद ये रहता है कि ये एक ऐसा मंच है जो हमारे जो बाल वैज्ञानिक हैं उनको एक मंच देता है अपनी प्रतिभा को दर्शाने का, अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा को दिखाने का, अपने साइंटिफिक एक्टिविटीज़ के माध्यम से, मॉडल्स के माध्यम से। और जो मेन सर्वे रिपोर्ट यहाँ रहता है, इस बार का जो हमारा जो फोकल थीम है वो है अंडरस्टैंडिंग वेदर एंड क्लाइमेट। उसके बारे में ये बच्चे जो दूर दूर से बच्चे आए हैं, ये सर्वे रिपोर्ट दिखाएंगे कि इन पिछले दशक से किस तरह से जो हमारा जो वेदर और जो क्लाइमेट है
किस तरह से चेंज हो रहा है, उसमें क्या उसमें बदलाव आ रहे हैं और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे इकोसिस्टम पर, हमारे आम जिंदगी पर, इस सब के बारे में सर्वे रिपोर्ट करके बच्चे हमें दिखाएंगे। इस आयोजन में शिमला शहरी, शिमला ग्रामीण, ठियोग और कोटखाई, चौपाल, नीरवा तथा रामपुर व कुमारसैन के शिक्षा खंडों के 300 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान विज्ञान प्रश्नोत्तरी, विज्ञान प्रदर्शन, विज्ञान प्रोजेक्ट मॉडल्स और विज्ञान नाटिका आदि का आयोजन किया जा रहा है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। राजधानी शिमला का सबसे भीड़-भाड़ वाला लोअर बाजार क्षेत्र, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग खरीदारी करने आते हैं, ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए अग्निशमन विभाग द्वारा उपायुक्त कार्यालय से शेरे पंजाब तक एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। राजधानी शिमला का लोअर बाजार सबसे ज्यादा व्यवस्थित क्षेत्र है। यहाँ पर जहाँ लोगों की भीड़ रहती है, वहीं दुकानदारों और तहबाजारियों ने इसे और अधिक संकरा कर दिया है। यदि बाजार में कोई घटना हो तो उसे निपटने के लिए अग्निशमन विभाग और प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। बुधवार को नगर निगम और अग्निशमन विभाग द्वारा बाजार का निरीक्षण किया गया, जिसमें अग्निशमन के वाहन को डीसी ऑफिस से शेरे पंजाब तक पहुँचने में लगभग 40 से 45 मिनट लग गए, जिससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि कोई घटना हो तो बचाव कार्य कितना मुश्किल होगा। सब फायर ऑफिसर संजीव कुमार ने कहा कि बाजार में कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए नगर निगम के आग्रह पर मॉक ड्रिल किया गया। उन्होंने कहा कि बाजार में दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण के चलते अग्निशमन विभाग की गाड़ी को बाजार से निकालने में काफी समय लगा। उन्होंने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी दुकानों को आगे न बढ़ाएं, जिससे यदि बाजार में कभी कोई आगजनी की घटना हो जाए तो उससे पर अग्निशमन विभाग का वाहन समय पर वहां पर पहुंच सके। जो नगर निगम के लोग हैं, इन्होंने हमारे को आग्रह किया था कि ऐसे गाड़ी पास करनी हमने, और साथ में उनकी भी अपनी गाड़ी थी। तो वहाँ मिस्टर ओपी ठाकुर जी हैं, चीफ इंस्पेक्टर, तो उन्होंने बोला कि हमारी गाड़ी भी आगे आगे जाएगी, आपने हमारे साथ चलना, गाड़ी क्रॉस होती है कि नहीं। अब इनकेस मतलब कोई फायर इंसिडेंट होता है लोअर बाजार में ना जी, डीसी ऑफिस से लेकर क्या बोलते हैं शेरे पंजाब तक उस गाड़ी को पास करना था। तो हिंड्रेंस थी बड़ी बड़ी, मतलब एसपी ऑफिस से स्टार्ट हो गया था वहीं से, और बहुत तंग है। जो होर्डिंग लगाए हैं बाहर को या बोर्ड लगाए हैं, कई दुकानों में बाहर कपड़े लगाए हैं, कुछ बढ़ाया, तो उसमें हमारी गाड़ी को पास करने में लगभग कोई 40-45 मिनट लग गए यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो अगर कोई आगजनी की ऐसी कोई घटना होती है तो उस समय तो क्या बच पाएगा इतना टाइम अगर उसको पास करने में लगे। नगर निगम शिमला की संपदा शाखा के तहबाजारी निरीक्षक ओम प्रकाश ठाकुर ने कहा कि कुछ दुकानदारों द्वारा थड़ी फड़ी वालों को भी अपनी दुकान के आगे बिठाया गया है। उन्होंने कहा कि ये मामला नगर निगम प्रशासन के समक्ष लाया गया था। इस पर नगर निगम प्रशासन ने लोअर बाजार व नगर निगम के अन्य क्षेत्रों में बैठे थड़ी फड़ी वालों को किसी अन्य जगह बसाने का निर्णय लिया है। डीसी ऑफिस से मॉक ड्रिल शुरू की, जिसके साथ में हमारे बड़ी एक फायर ब्रिगेड की बस भी थी। तो 12:40 पे हमने डीसी ऑफिस से मॉक ड्रिल का कार्य शुरू किया और 1:20 पे हम शेरे में जा पहुँचे। बीच में कई जगह दुकानदारों ने बहुत आगे शटर लगाए हैं, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की बसेस को निकलना बहुत ही कठिन हुआ। भगवान ना करे कोई ऐसी घटना घट जाए या कोई आपदा आ जाए या आगजनी हो जाए तो नगर निगम को और फायर ब्रिगेड को कार्य करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपके माध्यम से भी आपने भी देखा है कि कई दुकानदारों ने अनधिकृत रूप से बैठे थड़ी फड़ी वाले अपनी दुकान के आगे लगाए हैं। हमें आयुक्त महोदय के माध्यम से भी कई दुकानदारों से शिकायतें प्राप्त हुई है और लोगों से भी शिकायतें प्राप्त हुई है कि कई लोअर बाजार में दुकानदार जो है वो प्रतिदिन थड़ी फड़ी वालों को अपनी दुकान के आगे बैठाते हैं और वो कुछ दुकानदार जो है उन थड़ी फड़ी वालों से 500 रुपये से लेके 2000 रुपये प्रतिदिन वसूल करते हैं। इससे पहले भी यह मामला हमने नगर निगम प्रशासन के ध्यान में लाया और प्रशासन ने अभी निर्णय लिया है कि जो लोअर बाजार में है या नगर निगम के अन्य क्षेत्र में बैठे
थड़ी फड़ी वाले हैं उनको किसी दूसरी जगह बसाया जाए। इसके अतिरिक्त अभी पिछले माह भी आयुक्त महोदय के साथ बैठक रखी गई थी, तो बैठक में अभी यह निर्णय लिया है कि इनको कहीं शहर की अन्य स्थानों पर बसाया जाए। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। पिछले लगभग 40 दिनों से विश्वविद्यालय परिसर में धारा 144 लगाई गई है, जिसे हटाने की मांग को लेकर बुधवार को एसएफआई द्वारा शिमला के उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया। एसएफआई ने कहा कि धारा 144 से छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि 3-4 दिनों में धारा नहीं हटाई गई तो मजबूरन छात्रों द्वारा कैंपस में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विश्वविद्यालय में पिछले 40 दिनों से लगी धारा 144 को हटाए जाने की मांग को लेकर बुधवार को विश्वविद्यालय के एसएफआई के कार्यकर्ता उपायुक्त शिमला दिनेश मल्होत्रा से मिले और अपनी मांग से संबंधित एक ज्ञापन भी उपायुक्त को सौंपा। एसएफआई के विश्वविद्यालय कैंपस सचिव राहुल चौहान ने कहा कि विश्वविद्यालय कैंपस में पिछले 40 दिनों से धारा 144 लगी है, जिससे विद्यार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में परीक्षाएं आरंभ होनी हैं और छात्र परीक्षाओं की तैयारी के लिए विश्वविद्यालय कैंपस में ग्रुप डिस्कशन भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त से मिलकर धारा 144 हटाने की मांग की गई है। पिछले 2 दिनों से हम इसके अंदर कोशिश कर रहे थे डीसी साहब से मिलने की कि डीसी साहब को हम ये मेमोरेंडम दे और जो यूनिवर्सिटी के अंदर धारा 144 लगाई गई है पिछले 40 दिनों से, उस धारा 144 को ख़त्म करने के लिए हमने ये मेमोरेंडम डीसी साहब को इसके अंदर दिया है। और जो इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट का रोल रहा है यूनिवर्सिटी को लेकर पिछले 40 दिनों से, उस तरीके से नहीं रहा है कि स्टूडेंट फेवर के अंदर जिस तरीके से काम स्टेट गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी अथॉरिटी का होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो वहाँ एक आंदोलन लड़ रहा है, जो फीस वृद्धि वहाँ 2500% तक फीस वृद्धि की गई है, उसके खिलाफ जो आंदोलन हमारा विश्वविद्यालय के अंदर चला था, उस आंदोलन को कुचलने के लिए ये धारा 144 वहाँ लगाई गई है और बिल्कुल गलत तरीके से ये धारा 144 वहाँ लगाई गई है। और इस धारा 144 के वजह से आज के दिन के अंदर कैंपस के अंदर 2 सप्ताह के बाद एग्जाम शुरू होने वाले, लेकिन अभी तक धारा 144 वहाँ लगी है और जिस वजह से हॉस्टल्स के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है कि पुलिस वाले वहाँ लोगों को ग्रुप्स के अंदर इकट्ठा नहीं होने दे रहा है, जिस वजह से उन्हें अपने एग्जाम्स को कंडक्ट करने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। और एग्जाम्स के अंदर जो उनकी ग्रुप डिस्कशंस होनी थी एग्जाम से रिलेटेड, उसके अंदर भी वहाँ हॉस्टल्स के अंदर और डिपार्टमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी धारा 144 को खत्म करने के लिए आज हमने मेमोरेंडम डीसी साहब को दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 3-4 दिन में धारा 144 नहीं हटाई गई तो विद्यार्थी कैंपस में धरना प्रदर्शन करेंगे। धारा 144 अगर कैंपस से नहीं हटाई गई तो जो छात्र आंदोलन वहाँ कैंपस के अंदर कर रहा है, उस आंदोलन को हम कंटिन्यू कैंपस के अंदर रखेंगे और धारा 144 को हम खुद कैंपस के अंदर हर दिन तोड़ेंगे, क्योंकि जो वहाँ आंदोलन चला है वो आंदोलन कोई टेररिस्टों का आंदोलन नहीं चला। जो आंदोलन वहाँ चला है शिक्षा को बचाने के लिए एक आंदोलन चला है कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर फी हाइक 2500% से 3000% तक वहाँ फी हाइक की गई, उसके खिलाफ स्टूडेंट वो अपनी आवाज़ उठा रहा था। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि आप लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को छीनने की कोशिश यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोगों से की जा रही है। वहीं उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा ने कहा कि धारा 144 विश्वविद्यालय में शांति बनाए रखने के लिए लगाई गई थी और पुलिस व विश्वविद्यालय प्रशासन से रिपोर्ट मांगकर उस पर निर्णय लिया जाएगा। ये डिमांड है कि 144 जो लगी यूनिवर्सिटी कैंपस में लगी हुई है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं और क्लासेस सुचारू रूप से चल रही हैं। मैं इसके बारे में पुलिस अधीक्षक से भी रिपोर्ट लूँगा और यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से भी रिपोर्ट लूँगा और इसको डिसीजन को रिव्यू करूँगा कि 144 होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। प्रशासन का मुद्दा सिर्फ एक ही होता है कि शांति बनी रहे और विश्वविद्यालय में पढ़ाई का माहौल बने, जिसमें कि सारे बच्चे जो अपना समय और उच्च शिक्षा के लिए आए हैं सदुपयोग कर सकें और अपनी ज़िंदगी बना सकें। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। राजधानी शिमला स्थित कालीबाड़ी हॉल में बुधवार को पीपल्स एक्शन फॉर पीपल इन नीड संस्था द्वारा राज्य स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में अन्य संस्थाओं के 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में आईजीपी सतवंत अटवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अधिवेशन में समाज में महिलाओं को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई।
स्वयंसेवी संस्था पीपल एक्शन फॉर पीपल इन नीड द्वारा शिमला में महिला अधिकारों और उन्हें हासिल करने में महिलाओं को आ रही समस्याओं को लेकर एक दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया। संस्था की समन्वयक राधा देवी ने कहा कि इस अधिवेशन का उद्देश्य महिलाओं को साझा मंच उपलब्ध करवाना है ताकि वे अपनी समस्याओं को प्रभावी ढंग से रख सके। ये आज का जो कार्यक्रम है ये एक महिला सम्मेलन है, जो इसके पीछे जो हमारा उद्देश्य था वो ये है कि जो भी हमारी महिला है, खास करके हम सिरमौर की हम जो बात करते हैं, ये सिरमौर ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो आज भी महिलाओं की स्थिति अगर देखी जाए तो ये बहुत दयनीय स्थिति महिलाओं की है, क्योंकि सरकार ने अभी तक बहुत सारे ऐसे कानून बनाए हैं, बहुत सारी नीतियाँ बनाई हैं, लेकिन अगर उसको व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिसके चलते उनके साथ शोषण होता है, उनके साथ अत्याचार होते हैं, महिलाओं के साथ जुल्म होते हैं और ये समस्याएं बहुत एक बड़ा रूप इस समस्या ने ले लिया है। अधिवेशन में महिलाओं का मायके की संपत्ति में अधिकार, घरेलू हिंसा अधिनियम, महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, महिलाओं को किसान का दर्जा देने और मनरेगा में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित बनाने के विषय पर चर्चा की गई। इस अधिवेशन में प्रदेश भर से 90 महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस अधिवेशन में आईजीपी पुलिस सतवंत अटवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। लेकिन अगर हम ये जानते हैं कि XYZ कानूनन गलत है और मैं ये जानती हूँ कि मेरी एज ए ह्यूमन बीइंग एक वायलेशन हो रही है, चाहे मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की जा रही है, मुझे खाना नहीं दिया जा रहा है, मुझे बराबर का हक नहीं दिया जा रहा है पढ़ने का, मुझे पढ़ने के लिए उतना समय नहीं दिया जा रहा है जितना एक दूसरे इंसान को, चाहे वो महिला है या पुरुष है, तो क्या मेरे साथ कुछ अन्याय नहीं हो रहा है? सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कोली समाज ने सिरमौर में 2009 में स्वर्ण जाति के लोगों द्वारा एक महिला के साथ मारपीट कर जबरन गाय का चमड़ा निकलवाया था, परंतु अभी तक इस मामले में पुलिस ने किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है। अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष ने इस मामले में हाई कोर्ट से सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। सिरमौर जिले की रणफवा जबड़ोग पंचायत की एक महिला के साथ स्वर्ण जाति के करीब 20 दबंगों ने मारपीट कर जबरन गाय का चमड़ा निकलवाया था। शिमला में पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष केदार सिंह जिंदान ने कहा कि सिरमौर पुलिस अभी तक किसी भी दोषी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि दोषियों ने रात के वक्त महिला का 2 मंजिला मकान व 3 पशुशालाओं को भी गिरा दिया था और परिवार के लोगों के साथ मारपीट की थी। वहीं उन्होंने पौंटा के डीएसपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 7 वर्ष तक बंधुआ मजदूरी करवाने वाले दबंगों की गिरफ्तारी तो दूर, शिलाई पुलिस ने दोषियों के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं की है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि बंधुआ मजदूरी का मामला अलग से शिलाई में दर्ज किया जाए। उन्होंने इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने की भी मांग की है। ये पत्रकार वार्ता हमने 22/9/2014 को एक हमने दलित महिला जानकी देवी और उसके परिवार पर जो जातिगत अत्याचार हुए थे उसको लेकर पत्रकार वार्ता हम फिर से एक बार हमें मीडिया के सामने आना पड़ा। कारण ये है कि 22/9/2014 को जब हमने प्रेस वार्ता की और इनके ऊपर जो जुर्म हुआ था तो उसमें सिरमौर पुलिस ने संगड़ा पुलिस थाने में FIR दर्ज की, जिसमें कि IPC की कम से कम 14-15 धाराएं लगाई गई और शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट 1989 की भी कई धाराओं को लगाया गया। लेकिन धाराएं लगाने या केस रजिस्टर्ड करने तक का हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते थे कि जिन्होंने ये कुकृत्य किया है वो लोग बिना किसी अविलंब जो है वो गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सिरमौर पुलिस ने जो है वो पिछले 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी उन लोगों को ना तो गिरफ्तार कर पाई है और जांच उनकी अभी तक 0% जिसको बोलते हैं जांच इनकी आगे नहीं बढ़ पाई है। अब तो हमें ये लगने लगा है कि हम जो संघर्ष लड़ रहे हैं कि पुलिस, सिरमौर पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने को शय दे रही है, उन्हें बचाने का काम कर रही है। इसलिए हम मांग करना चाहते थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि सिरमौर पुलिस को इस जाँच से बिल्कुल हटा दिया जाए और ये जो जांच है वो सीबीआई जैसे किसी दूसरी एजेंसी से कराई जाए ताकि एक गरीब परिवार को इनको न्याय भी मिल सके और इनका
पुलिस व्यवस्था और सरकार पर और कानूनी व्यवस्था पर पूरा विश्वास टिक सके। नहीं तो लगेगा कि ये जो इस तरह की जो जांचें हैं, हम थक गए हैं लिखते लिखते। और सिरमौर पुलिस को जो हमने कंप्लेंट भेजी है, डीएसपी महोदय कई मामलों में तो मुकर गए हैं कि मेरे पास कंप्लेंट ही नहीं आई है। मेरे पास यहाँ 4 कंप्लेंट है जिस पे आप देख सकते हैं, आप अपने कैमरे में रिज्यूम कर लो, जिसमें रिसीव किया है डीएसपी साहब ने कि ये कंप्लेंट मेरे पास आई है। लेकिन इन कंप्लेंटों को लेकर भी जो है डीएसपी साहब मुकर गए हैं कि मेरे पास कोई भी कंप्लेंट इस परिवार की नहीं आई है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। शिमला के गेटी थिएटर में YWCA और भाषा कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 5 दिवसीय चैरिटी शो वेलरीना क्लिनजिंग ऑफ द सोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को कार्यक्रम की 5वीं और अंतिम संध्या पर पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में डांस टीचर पूनम की शिष्याओं ने नृत्य, नाटिका और बैले डांस की बेहतरीन प्रस्तुतियों से दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस चैरिटी शो में शिमला के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए निःशुल्क एंट्री रखी गई थी। राजधानी शिमला का गेटी थिएटर नृत्य कला की नायाब प्रस्तुतियों से सराबोर रहा। YWCA डांस एकेडमी और भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा गेटी थिएटर में 5 दिवसीय चैरिटी शो वेलरीना क्लींजिंग ऑफ द सोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 5वें व अंतिम दिन कार्यक्रम में पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर YWCA डांस एकेडमी में नृत्य की तालीम हासिल कर रही छात्राओं ने शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में प्रस्तुतियां दी, जिससे सभी दर्शक मंत्रमुग्ध होकर रह गए। ईश्वर द्वारा रची गई ये सृष्टि, जिसमें कला के कितने रूप, कितने रंग देखने को मिलते हैं, कई बार ये सोचने पर विवश हो जाते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कार्यक्रम में छात्राओं ने नृत्य नाटिका के माध्यम से संदेश भी दिया। इस दौरान छात्राओं ने ब्रिटिश काल के दौरान वेली डांस की भी प्रस्तुति दी। इस चैरिटी शो में शिमला के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए निःशुल्क एंट्री रखी गई थी। कार्यक्रम के समापन मौके पर मुख्य अतिथि सांसद प्रतिभा सिंह ने छात्राओं की प्रस्तुतियों की सराहना की और YWCA व भाषा एवं संस्कृति विभाग के इस प्रयास की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों का मनोबल बढ़ता है। पूनम शर्मा है जिन्होंने ये अकादमी यहाँ पर शुरू की है और सभी बच्चों को स्कूल के बाद जो जिनके पास समय है वो आकर यहाँ पर ये शिक्षण इनसे लेते हैं। तो मैं इनको बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों ने आज यहाँ पर दिया है, इसके लिए ये बधाई की पात्र है। और सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स भी यहाँ पर आए इनको प्रोत्साहित करने के लिए। तो हमें खुशी है कि आज शिमला में इस तरीके की अकादमियाँ इन लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। आप जानते हैं कि हमारी इस संगीत और नृत्य में यहाँ की ईला पांडे जिन्होंने बहुत से बच्चों को शिक्षित किया है, पूनम शर्मा है, पहले ये स्कूल में पढ़ाती थी बच्चों को, वहाँ पर आर्ट और डांस इन्होंने सिखाया और सीक्रेट हार्ट में भी काम कर रही हैं। पर आज इन्होंने अपनी एक एकेडमी शुरू करके बच्चों को ये जो नृत्य सिखा रही है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई।
कार्यक्रम की निर्देशिका और डांस टीचर पूनम शर्मा ने बताया कि इस चैरिटी शो से एकत्रित धनराशि का उपयोग शिमला की खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारत YWCA भवन की मुरम्मत और रखरखाव के लिए किया जाएगा। ये YWCA डांस एकेडमी के स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया है और इसका जो मेन एम था, हम YWCA के लिए रेनोवेशन के लिए फंड्स इकट्ठा करना चाह रहे थे, इस वजह से किया है। और बाकी हमने प्रोग्राम भी इस तरीके का प्रिपेयर किया है जिससे आज की यूथ को, यंग जनरेशन को पूरा मैसेज मिले। जो अनहेल्दी कंपटीशन बच्चों में बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर ये म्यूज़िकल प्ले है बैलरीना। सबसे ज़्यादा हमारा जो एक मेन एम है वो यही है कि हम YWCA जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत काम कर रहा है, हेरिटेज बिल्डिंग है, बहुत पुरानी है, उसे रेनोवेशन की ज़रूरत है, तो फंड्स इकट्ठा करने के लिए हम ये कर रहे हैं। ये अभी तो बहुत छोटा सा स्टेप है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कुछ कर पाएंगे। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। जितने भी टूरिस्ट आए हैं उन लोगों ने ये देखा है, 5 डेज़ हमारा हॉल फुल गया है। बहुत से स्कूल्स आए हैं देखने और उस तरीके से स्कूल्स ने भी काफ़ी सपोर्ट दिया है। स्कूल्स मैनेजमेंट्स के हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं जिन्होंने बच्चों को टिकट्स पे यहाँ भेजा जिससे हम कुछ फंड्स कलेक्ट कर पाए हैं। और फॉरेनर्स बहुत देखने आए हैं और कई फॉरेनर्स को तो मैंने यहाँ 2-2, 3-3 दिन भी आते हुए देखा। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में बुधवार को विश्व पक्षाघात दिवस मनाया गया। इस मौके पर IGMC शिमला के न्यूरोलॉजी विभाग द्वारा पक्षाघात के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अस्पताल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने की। विश्व पक्षाघात दिवस के मौके पर शिमला के IGMC अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग द्वारा पक्षाघात के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने की। इस मौके पर न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख एवं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर शर्मा ने कहा कि पक्षाघात का इलाज संभव है, बशर्ते मरीज में पक्षाघात होने का पता 4 घंटे के भीतर लग जाए और उसे इस बीमारी को दूर करने की दवाई मिल सके। इस मौके पर कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। आज अक्टूबर 29 है और आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे, विश्व पक्षाघात दिवस मनाया जाता है। तो जो स्ट्रोक है इस समय गंभीर महामारी का रूप लेता जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति जो है अधरंग या पक्षाघात से ग्रस्त हो जाता है। पहले तो इस बीमारी का कोई उपचार नहीं था, परंतु अब इसका उपचार संभव है, परंतु उसमें यही कमी है कि ये उपचार सिर्फ 4.5 घंटे में ही पॉसिबल है। यदि मरीज़ अधरंग का मरीज़ 4.5 घंटे में अस्पताल पहुँच जाए और उसकी जो धमनी ब्लॉक हो गई है उसे खोलने का इंजेक्शन लग जाए तो वो पूरा ठीक भी हो सकता है। तो आज इस कार्यक्रम को करने का हमारा मूल उद्देश्य ये है कि सामान्य जनता को एक तो ये जानकारी दी जाए कि अधरंग या पक्षाघात के क्या लक्षण हैं और उससे भी ज़्यादा जब वो पहचान लेते हैं कि ये अधरंग या पक्षाघात है तो वो इधर उधर गलत जगह ना जाएं, सीधा नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, क्योंकि जो इससे ठीक करने वाला इंजेक्शन है अब ना केवल IGMC शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में उपलब्ध है, बल्कि यह हिमाचल प्रदेश में जितने भी संस्थान हैं जहाँ पर CT स्कैन की सुविधा उपलब्ध है वहाँ ये इंजेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में बस इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए बने रहिए सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।